स्ट्रैटेजी टॉक। और आज का विषय जो हमने चुना है वो है यूपीएससी के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तैयारी कैसे करें, यानी साइंस एंड टेक को कैसे तैयार करें। अमूमन यूपीएससी परीक्षार्थियों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक कठिन और दुरह विषय के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात यह भी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना प्रीलिम्स का निकलना लगभग असंभव है। वो क्यों है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मेंस के कवरेज को देखा जाए तो वहां भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जब पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था साइंटिफिक और वैज्ञानिक पद्धति से चल रही है तो यूपीएससी की भी डिमांड है कि परीक्षार्थियों में, अभ्यर्थियों में, आईएएस ऑफिसर्स में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। और यही कारण है कि धीरे धीरे इस परीक्षा प्रणाली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन सब की आवश्यकता बढ़ने लगी है। 2011 में प्रीलिम्स में बदलाव हुए, 2013 में मेंस के पाठ्यक्रम में बदलाव हुए और इन दोनों बदलावों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विस्तृत, डायनामिक बनाकर सिलेबस में डाल दिया गया। कुछ बातें यूपीएससी के सिलेबस से पता चल जाती हैं और कुछ बातों का पता तब चलता है जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यह चर्चा विस्तृत चर्चा है जिसको देखने के बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी इन्स एंड आउट्स के बारे में पता चलेगा और आप इस तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़े इससे पहले हम लोग देखते हैं कि आज किन किन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आपके सामने टॉपिक के इस लिस्ट को लेकर आता हूं। तो ये हमारे टॉपिक का लिस्ट है, हाउ टू प्रिपेयर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा डिस्कशन मेंस और प्रीलिम्स दोनों के स्तर पे होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसको मेंस और प्रीलिम्स के अंदर इसके महत्व को समझेंगे और उसके अंक भार को भी एक बार जांचने की कोशिश करेंगे। फिर एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस की समझ, पाठ्यक्रम की समझ। यूपीएससी की पाठ्यक्रम यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे यूपीएससी का पाठ्यक्रम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आप उसे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलाकर ना देख लें। हम उस बिंदु को भी देखेंगे। विषय और प्रश्नों पे चर्चा, यानी कि उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय आएंगे, टॉपिक आएंगे और उनसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के पूछे जाने के ट्रेंड्स क्या रहे हैं। चौथी जो बिंदु है वो है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या हो, अप्रोच क्या हो, है ना। उसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। बिल्कुल वैसे ही मुख्य परीक्षा की तैयारी के अप्रोच की बात करेंगे। क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, ये एक बहुत विकट समस्या होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करना है उसकी बात भी हम करने वाले हैं। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना है। हम क्या करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तैयारी की प्रक्रिया में क्या नहीं करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, प्रीलिम्स में और मेंस में, और फिर इसके अंक भार क्या है, इसके ऊपर बात करूंगा। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षाएं 3 चरणों में ली जाती हैं, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। प्रीलिम्स के पेपर 1 में है और वहां पे सिलेबस में इसको कहा गया है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है, वो है सामान्य विज्ञान। अब अगर हम पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स पेपर 1 में 100 सवाल होते हैं और उस 100 सवाल में आप प्रत्येक वर्ष देखेंगे कि 12 से 15 सवाल सीधे तौर पर जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, विज्ञान से पूछे जाते हैं, है ना। यानी कुल मिला के ये पूरे प्रश्न के वेटेज का 15% है। लगभग 24 से 30 नंबर इसके होते हैं, तो इसी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एक और बात बता दूं मैं आपको कि 12 से 15 क्वेश्चन का जो मामला है ये एक कंजर्वेटिव फिगर है। इसमें हमने बहुत सारे और भी चीजों का ध्यान नहीं रखा है। विज्ञान के बहुत सारे आयाम बहुविषयी हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी है। यही सामान्य विज्ञान जो है यह जुड़ जाता है कई अन्य क्षेत्रों से, जैसे कुछ ज्योग्राफी से, फिर उसके साथ ये जुड़ जाता है इन्वायरमेंट से। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को जोड़ दिया जाए और इनके प्रश्नों को अगर जोड़ दिया जाए विज्ञान के साथ, तो प्रश्नों की कुल संख्या लगभग 30 के पास पहुंचती है, यानी 30% प्रश्नों की संख्या पहुंचती है। तो मान के चले कि अगर आप विज्ञान एवं तकनीक पे एक अच्छी पकड़ नहीं बनाते हैं तो प्रीलिम्स में पास करना बड़ा दुष्कर हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। बल्कि मैं इस बात को बता दूं कि खासकर हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स के रिजल्ट न होने का कारण भाषा नहीं है, बल्कि प्रीलिम्स के रिजल्ट न होने के कारण गलत स्ट्रैटेजी है। जहां पे कई बार यह भी बता दिया जाता है, यह भी समझा दिया जाता है कि विज्ञान में तुम्हारे हाथ तंग है तो विज्ञान नहीं पढ़ो, उसको छोड़ दो। और उसका रीजन यह होता है कि प्रीलिम्स का अभ्यर्थी प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पाता। कारण है कि जब आप 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, और वो ज्यादा भी हो सकते हैं, 35 तक भी गए हैं, अगर उस पर अपनी पकड़ नहीं बनाते हैं तो आपके पास मुश्किल से 65 क्वेश्चन ही बचते हैं।
और 65 क्वेश्चन में आप कट ऑफ से ऊपर मार्क्स को लेके आएंगे, ये लगभग असंभव हो जाता है। तो इस बात को मान के चले कि आप चाहे मानविकी बैकग्राउंड के हो या विज्ञान के हो, आप दोनों को समान विज्ञान एवं तकनीक पे ध्यान देना है। इसलिए क्योंकि 12-15 क्वेश्चन यहां से आएंगे, बल्कि इसलिए कि लगभग इतने ही क्वेश्चन इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के सहयोग से आएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मेंस की बात करें, अगर हम इसी स्तर पे मेंस की बात करें, तो मेंस में जीएस पेपर 3 के अंदर ये है, और वहां पे इसको कहा गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसकी सिलेबस की चर्चा हम कर लेंगे। अमूमन इससे प्रत्येक वर्ष 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, 3 to 5 क्वेश्चन, है ना। आप जानते हैं कि सवाल की प्रकृति 10 नंबर और 15 नंबर की होती है। उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष इसकी जो वेटेज है वो 40 से 60 नंबरों की होती है, 40 से 60 अंकों की होती है ना। तो इस तरीके से पेपर 3 में भी ये एक महत्वपूर्ण प्लेस रखता है। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि सिलेक्शन होना और ना होना ये महज 4, 5, 1, 2 नंबरों का खेल होता है, और वहां पे अगर किसी विषय का वेटेज 40 से 60 हो तो वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं एक और बात बताता हूं, पेपर 3 का ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बाकी पेपर में भी काम आता है, वहां भी इसकी इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली बात, पेपर 1, तो पेपर 1 की बात करें तो वहां पे ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी जब है तो इन्वायरमेंट भी है। आपको मेंस में भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट और एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं, और वहां ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में, ज्योग्राफी के प्रश्नों में साइंस के प्रश्न भी आए हैं। IRNSS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ये प्रश्न वहां पे आए हैं। या इन्वायरमेंट के कई स्तर पे सवाल पूछे गए हैं जो वहां है। जूनो मिशन पे ज्योग्राफी में सवाल पूछा गया। तो ये सारे सवाल जो थे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हैं, और वो पूछे कहां गए हैं? वो पेपर 1 में पूछे गए हैं। दूसरी बात, पेपर 2 के अंदर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनपुट हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस बात को देखते हैं। अब देखिए, पेपर 2 में मेनली वहां पे आप जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, सरकार के प्लान्स एंड पॉलिसी के ऊपर हम गहन चर्चा करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रश्न भी उस स्तर पे पूछे जाते हैं, है ना। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जिसपे गवर्नमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसी आ रही है, नए विधेयक पास हो रहे हैं, नई कानून बनाई जा रही है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, और आप इस बात को देखेंगे कि यहां पर विज्ञान और राज्य व्यवस्था की जो लाइन है वो आपस में आके मर्ज कर जाती है। जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, है ना। अब ये विधेयक है, ये लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित होना बाकी है, और जाहिर सी बात है कि जब बिल और विधेयक की बात करते हैं तो मामला जो है वो कहां चला जाता है? पॉलिटी के सेक्शन में चला जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं अपने मेंस की कक्षाओं में, मेंस की क्लास में मैं इस विधेयक को भी पढ़ाता हूं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। इस विधेयक पे सवाल पेपर 3 में भी पूछे जा सकते हैं, तब आप कहेंगे कि ये विज्ञान एवं तकनीक का है, और पेपर 2 में पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे पॉलिटी का है। बिल्कुल इसी तरीके से सरोगेसी रेगुलेशन बिल एक विधेयक है जिसकी स्थिति वही है, लोकसभा में पास, राज्यसभा में अभी पास नहीं है। इसके ऊपर कई गंभीर चर्चाएं और मुद्दे भी हैं, और इसके चलते ये पेपर 3 में विज्ञान एवं तकनीक का और पेपर 2 में पॉलिटी के हिस्से में भी आ जाता है। आधार कार्ड को कौन नहीं जानता? एक डेटाबेस है जिसमें बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। हमारे बायोमेट्रिक आंकड़े उसमें रखे गए हैं, हमारी आइरिस पैटर्न है, उसमें फेस फोटो है, फिंगरप्रिंट है। अब आप इस बात को बताइए, बायोमेट्रिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? नेशनल डेटाबेस, यानी कि नागरिकों का एक नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए, पहचान स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। अब इसमें कई सारे मामले हैं। इसमें मामलों में जाहिर सी बात है कि पॉलिटी भी जुड़ता है, और उधर सिक्योरिटी इश्यूज भी जुड़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी जुड़ता है, और बायोमेट्रिक भी जुड़ता है। यानी तकनीक और राज्य व्यवस्था का ये एक तरीके से मेल है। तो आप इस बात को देख रहे हैं कि पेपर 3 में होने के बावजूद भी इस अप्रोच का उपयोग आप पेपर 1 और पेपर 2 में भी कर पाएंगे। ये साइंटिफिक अप्रोच की बात की जा रही है ना। इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीएस के पेपर 4 यानी कि एथिक्स के भी कुछ केस स्टडीज ऐसे हो सकते हैं जो सामान्य जीवन के वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित हो, है ना। और ऐसे केस स्टडीज को आप सॉल्व कर पाएं, उससे पहले जरूरी है कि आप उन सभी बातों को समझते हो, उस वैज्ञानिक अवधारणा से आप परिचित हो। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो आप सेक्स डिटर्मिनेशन वाली बात सुनते हैं, जहां पे अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा किसी गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच की जाती है ना। अब इसके ऊपर केस स्टडी बनाई जा सकती है कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा लिंग जांच करते हैं, घर में करते हैं, पकड़ पाना मुश्किल है, पकड़ने की कोशिश की गई, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी नहीं रुका, भ्रूण हत्या चलती रही, कन्या भ्रूण हत्या चलती रही। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? क्या अल्ट्रासोनोग्राफी के मशीन का उत्पादन बंद कर देना चाहिए? अब जाहिर सी बात है, अल्ट्रासोनोग्राफी के अन्य कई भी उपयोग है। अगर उत्पादन बंद कर देंगे तो अन्य बीमारियों में इसका, जांच पड़ताल में इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। अगर उत्पादन करते रहें तो फिर वहां पे डॉक्टर्स इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो ऐसी असमंजस की स्थितियों में आपको एक
कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ता है। कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको एथिक्स के एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारे अन्य चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मामले ऐसे भी बन सकते हैं जहां पे तकनीकी हस्तक्षेप की भी आवश्यकता पड़े, तकनीकी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता पड़े, है ना? इसके अलावा एक और बात देखिए, आप एसए की पेपर की बात करें, एसए के पेपर को आप देख लीजिए, पिछले 3-4 साल के या पिछले 5 साल के एसए पेपर को देख लीजिए और उसमें आप देखेंगे इनवेरिएबली प्रत्येक साल एक एसए साइंस से होता ही है। एक एसए ऐसा होता है जिसको सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बदौलत ही लिखा जा सकता है, बल्कि वो विज्ञान पर आधारित होता है। और ऐसे एसए जो विज्ञान पर आधारित है, अगर आप लिखते हैं तो इसमें बड़े अच्छे अंक आने की संभावना होती है। रीजन है कि इस एसए से बहुत लोग दूर भागते हैं। तो अगर आपकी पकड़ बढ़िया है तो आप ये एक चांस ले सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित जो विज्ञान का एसए, और इस पे बढ़िया मार्क्स कमांड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मेंस पेपर में भी इसको सिर्फ पेपर 3 तक सीमित न रखें, बल्कि इसकी जो पहुंच है वो बाकी सभी पेपरों में भी है। और सबसे बड़ी बात यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब आप विज्ञान एवं तकनीक पढ़ते हैं तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तो होता ही है, इसके लिए भी पढ़नी चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हुए या न हुए उसकी जांच पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में भी आपसे किया जा सकता है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं जहां पे स्टूडेंट से यह पूछा गया है जो मानविकी के हैं, लेकिन मानविकी के होने के कारण उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट की जांच इंटरव्यू में की गई है। प्रश्न और उत्तर के आधार पर सामने से प्रश्न पूछे गए ऐसे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, जो दिन दुनिया में चल रहे हैं, और उसके आधार पे अगर आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो बहुत बढ़िया, है ना? तो इसकी महत्ता को इस हिसाब से समझिए। जो चीजें सामने हैं वो तो दिख ही रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं और उसके ऊपर भी हमें बात करनी पड़ी। तो आशा है कि आपको इससे काफी मदद मिलेगी, आप तैयारी को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, आप सही पठन सामग्री का चुनाव कर पाएंगे और सही दिशा में अपने आप को विज्ञान और तकनीक के संदर्भ में प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।